गाजा में हो रहे युद्ध को देखिए, 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी लगातार हमले वहां पर जारी हैं। हिजबुल्लाह और ईरान एक साथ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी लगातार इजराइल उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुस्लिम देशों का एकजुट होना आखिर ये किस तरफ इशारा करता है? कहीं ये बड़े युद्ध की आहट तो नहीं है? रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया ट्रंप को जीत की बधाई देने में लगी रही और उधर मुस्लिम देशों का जमावड़ा लग गया। एक तरफ इजराइल से ईरान और हिजबुल्लाह भिड़ते रहे, तो दूसरी तरफ सऊदी में ओआईसी के 50 मुस्लिम मुल्क इसके खिलाफ एक साथ आ गए। सऊदी अरब की पहल पर रियाद में मुस्लिम और अरब नेताओं ने मिडिल ईस्ट में इजरायली कार्रवाई पर चर्चा के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें सऊदी प्रिंस सलमान ने कहा कि इजराइल गाजा और लेबनान में नरसंहार को अंजाम दे रहा है। तो क्या सारे मुस्लिम मुल्क अब खुलकर इजराइल के खिलाफ आ गए हैं? इन्होंने धर्म को इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि हम सब एक हो जाएं इजराइल के बरखिलाफ। और दूसरा, ईरान को नाराज ना करें, भले ही उनकी मदद ना करें, लेकिन ईरान से हम पंगा नहीं लेना चाहते, ना मिलके ना इंडिविजुअल तौर पर। तो हम कुछ ना कुछ कहेंगे कि ईरान बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं, उनके साथ इजराइल को पंगा नहीं लेना चाहिए। हिजबुल्लाह और ईरान ने आतंक के खिलाफ इजराइल की लड़ाई को मजहबी तो बना ही दिया है, मगर सऊदी अरब ने अब इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी और वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली सेना की वापसी की भी मांग की। गाजा में जंग शुरू होने के बाद पहली बार है जब सऊदी अरब ने इजराइल की इतनी कड़ी आलोचना की है। वैसे भी मुस्लिम मुल्कों की ये इमरजेंसी बैठक ऐसे वक्त बुलाई गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हुई है। तो क्या ये इजराइल को रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति है? 50 कंट्रीज जो रियाद में इस मीटिंग को कर रहे थे, इनका बेसिक एम होगा कि नया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप के नीचे आएगा, उसके ऊपर एक एनवायरनमेंट बनाना, प्रेशर बनाना, प्रोपोगंडा करना कि मुस्लिम देश इकट्ठे हो सकते हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये मेरा भी आकलन है कि वो ईरान के सपोर्ट में खड़े हो पाना उनके लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जिस तरीके से यूएस का इन्फ्लुएंस उन कंट्रीज के ऊपर है, उन कंट्रीज की अपनी खुद की तरक्की उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ मिलकर किसी भी तरह की लड़ाई करें। पिछले साल भी 11 नवंबर को रियाद में शिखर सम्मेलन हुआ था, तब भी मुस्लिम देशों ने एकजुट होने और इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, लेकिन 1 साल में बातों के सिवा हुआ कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, वक्फ संशोधन बिल अभी पाइपलाइन में है, लेकिन इसको लेकर विरोध लगातार जारी है। दिल्ली में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाएगी और इस कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने जो कहा वो आपको सुनना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। संशोधन बिल के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें तमाम आलिम, फाजिल, मौलवी और मौलानाओं के साथ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। यहाँ तकरीरें हो रही थी और ये डर दिखाया जा रहा था कि वक्फ बिल से मुसलमानों की जायदादें छिन जाएंगी। इसी मन से राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने ये कहकर विवाद पैदा कर दिया कि मुसलमानों का एहसान है कि पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक ही रह गया, नहीं तो ये लखनऊ तक होता। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी जिंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिना को मना किया था और उनको ठुकराया था, हमने लियाकत अली खां को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और आजाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। जिस मंच पर
ऐसी बात कही जा रही थी, वहाँ खालिद, सैफुल्लाह रहमानी, फजलुर रहीम जैसे बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी बैठे थे, लेकिन किसी ने मोहम्मद अदीब को नहीं टोका। हमको लिंच किया गया, हम पे फसाद हुए, हमारे घरों पे बुलडोजर चले, हम इसलिए नहीं बोले कि मेरा घर तो महफूज है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के लिए जीते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मोहम्मद अदीब के विवादित बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। अखिलेश यादव आजकल आप एकता का पोस्टर लगवा रहे हैं, आपके पूर्व सांसद ने क्या कहा है, क्या कहना है आपको? और उस अलायंस में राहुल गांधी भी हैं, क्या कहना है आपको? हमें ट्रस्ट करिए, वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। मतलब ये है इनकी सोच। मैं तो मांग करूंगा कि इनके खिलाफ पुलिस में केस होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी नीतियों से आज ऐसे हालात हुए हैं। को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, ये 1947 नहीं है। आज हिंदू संगठित हो चुका है। संवैधानिक दायरे में रहकर हम हर प्रकार की चुनौती का जवाब देने में सक्षम हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, इन लोगों का दोगला चरित्र क्या है, ये आज एक्सपोज हो चुका है, ये सामने आ चुका है। वक्फ संशोधन बिल पर अभी जेपीसी विचार विमर्श कर रही है। अभी इसे सदन में लाया जाना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही मुसलमानों को डराने के लिए देश भर में माहौल बनाया जा रहा है। सवाल है कि वक्फ में पारदर्शिता आने से गरीब पसमानदा मुसलमानों को होने वाले फायदे से कौन घबरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे नशे के सौदागर कुछ भी कर सकते हैं। एक युवक जो कि ग्रेटर नोएडा में 10वीं मंजिल पर गमले में कैसे गांजा उगाता था, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसने वेब सीरीज के माध्यम से सीखा कि आखिर कैसे गांजे की सप्लाई करनी है। नारकोटिक्स की टीम को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रिपोर्ट आप देखिए। घर की छत या बालकनी में पौधे उगाना आम बात है, लेकिन अगर इंडोर गार्डनिंग की आड़ में किसी फ्लैट के अंदर विदेशी गांजे की खेती की जाए तो ये सुनकर आपका सिर जरूर चकरा जाएगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए। गमले में लगे ये प्लांट खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि ये पौधे प्रीमियम गांजे के हैं। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में किसान ने अपने फ्लैट के अंदर ही विदेशों में मिलने वाला गांजा उगा डाला। सोसाइटी में एक शख्स फ्लैट के अंदर हाईटेक तरीके से गांजे की खेती करते हुए पकड़ा गया। आरोपी राहुल पिछले 4 महीने से प्रीमियम गांजा गमलों में उगा रहा था।